बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो इन दिनों में फेडरल बोर्ड के जो पेपर हो रहे हैं उसमें आज हम हाज़िर हुए हैं इंग्लिश के एक मॉडल पेपर के साथ। कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके मैसेजेस आए थे लेकिन मैं फ्री नहीं था। लेकिन एक मैडम ने मुझे मैसेज किया था कि ये पेजेस हैं कुछ मॉडल पेपर से उन्होंने एमसीक्यूज किए हैं कि जो आप वीडियो पे डिस्कस कर दें और साथ वीडियो अपलोड कर दें। तो फिर मैंने ये रीड किए और अभी मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट एमसीक्यूज है, फिर इन द रेलेवेंस बबल फॉर ईच पार्ट, हर एक का एक नंबर है। और फर्स्ट एमसीक्यूज, इफ अ टेक्स्ट कंटेन्स द यूज ऑफ ह्यूमर, irony, exaggeration or ridicule to expose and criticize people's stupidity or vices, it can be referred to as an example of। तो क्योंकि आंसर तो सबके मेंशन है लेकिन इसकी रीजंस के साथ मैं बताऊंगा कि अगर ये आंसर है तो क्यों, और दूसरे जो तीन ऑप्शंस हैं वो नहीं होते तो वो क्यों नहीं है। तो इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि इफ़ अ टेक्स्ट कंटेन, कि अगर कोई भी टेक्स्ट कंटेन करता है, मुश्तमिल है, तो यूज़ ऑफ ह्यूमर जिसमें मज़ाहिया चीज़ें या अरियोनी या ऐसी मतलब बयान जो किसी चीज़ की नुमाइंदगी करते हों जिसमें मज़ाहिया या ज़ोरदार असर दिखाया गया हो, और एक्सग्रेशन और रेडिक्यूल, इसका भी मीनिंग यही होता है जैसे कि मुबालगा आराई, जैसे ऐसा बयान जो किसी चीज़ की नुमाइंदगी करता हो, तो वो अगर अयां हो रहा हो या जाहिर हो रहा हो किसी भी क्रिटिसाइजिंग पीपल स्टुपिडिटी या वाइसिस, यानी कि किसी भी बंदे की मतलब हमाकत या बुराइयों को नकाब करने के लिए जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट को किस की एग्जाम्पल कहा जा सकता है, तो दैट इज़ सटायर। स्टेयर्स मीन यानी कि फिक्शन, अफसाना होता है। कॉमिक, मज़ाहिया। स्ट्रेटजी मीन कोई भी वाकया, सानिया। और सटेयर मीन के जो सानिया टाइप या ऐसी कोई चीज़ जो मतलब हुई हो एज आ तंजन हम डिस्कस करते हैं, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, गुलरख ऑलवेज डज हर जॉब इन टाइम, ये किसी लड़की का नाम है और वो कह रहे हैं द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उन्होंने गुलरख को अंडरलाइन किया है और पूछा कि ये किसकी एग्जाम्पल है। एनाफोरिक रेफरेंस, कैटाफोरिक रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस और हिस्टोरिकल रेफरेंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इन चारों ऑप्शंस के मीनिंग्स और डेफिनेशन इंग्लिश टर्म में पता होने चाहिए, उसी के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि गुलरख यहाँ पे क्या है। गुलरख इवन द नेम ऑफ गर्ल मीन की नाउन है, लेकिन यहाँ पे उसने इस टर्म में पूछा कि ये कौन से रेफरेंस से बिलोंग कर रहे हैं। तो एनाफोरिक जो होता है वो एक वर्ड होता है इन अ टेक्स्ट रेफर बैक्स टू अदर आइडिया, यानी कि आपकी स्टेटमेंट जा रही है और फिर आप उसके बैक पे जाना चाहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एग्जांपल है कि आई वेंट आउट विद अली ऑन ट्यूसडे, कि मैं अली के साथ मंगल के दिन बाहर गया। ही लुक्ड आवफुल, लेकिन वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। अब ही लुक्ड आवफुल, ये कौन परेशान दिखाई दे रहा था, तो हम बैक जाएंगे स्टेटमेंट के बैक साइड पे, तो वो अली है जो लुकिंग आवफुल हो रहा है, तो ये होगा एनाफोरिक। अब है कैटाफोरिक। कैटाफोरिक ये होता है कि ऐसा वर्ड जो रेफर करता है आइडिया को लेटर इन द टेक्स्ट, यानी कि उसका पहले नाम मेंशन हो जाए और बाद में उसकी डिटेल। अब गुलरख, अब ऑलवेज डज हर जॉब इन टाइम, ये सारी इसकी डिटेल है। किसकी? गुलरख की। अब गुलरख से आगे स्टेटमेंट जा रही है तो इट इज़ कैटाफोरिक। और क्रॉस रेफरेंस यानी कि जब दोनों की आपस में अपोजिट डायरेक्शंस हो जाए तो वो क्रॉस। और हिस्टोरिकल रेफरेंस में जिसमें कोई हिस्टोरिकल इफेक्ट बताया जाए उसे हिस्टोरिकल रेफरेंस कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है, 3 MCQ जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंसिक्वेंसेज। ट्रांजिशनल डिवाइसेज आपको पता है कि सेंटेंस के मिड में कुछ ऐसी डिवाइसेज यूज होती हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, बट स्टिल, ऐसी ये जो डिवाइसेज होती हैं और आपके ऐसे राइटिंग में भी यूज होती हैं आपकी अच्छी कम्युनिकेशन और ऐसे राइटिंग के लिए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांजिशनल डिवाइस भी यूज हो रही हो और उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज भी उसमें, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नतीजतन, यानी कि ऐसे कोई वर्ड्स यूज हुए हों जो आपको रिजल्ट, कोई कंक्लूजन दे रहे हों। तो फर्स्ट आप यहाँ पढ़े, साथ बर्न्ड मिडनाइट ऑयल बट कुड नॉट गेट एज मेनी मार्क्स एज ही डिजायर्ड, कि वो उसने रात को चिराग जला के भी पढ़ता रहा लेकिन वो जितने मार्क्स चाहता था नहीं ले सका। तो इसमें कोई कंसिक्वेंटली के रेलेवेंस कोई चीज़ नहीं आई।
ऑप्शन बी, हसनैन वुड हैव अटेंड द पार्टी हैड ही बीन विजिटेड, तो इसमें कोई मतलब कॉन्सिक्वेंटली वाली बात नहीं आई। थर्ड ऑप्शन इज रिजल्टेंटली, वर्ड से हमें आइडिया हो जाता है कि ये रिजल्टेंटली यानी कि नतीजा के तौर पर ही वॉन द हर्ट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स मीन कि अपने जो मतहत होते हैं, जो लोअर इन रैंक पोजीशंस में होते हैं, जहाँ भी कोई बंदा काम करता है उसके जो नीचे वाले काम एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें लोअर रैंकर पीपल कहा जाता है। तो उसने कहा है कि नतीजा के तौर पर या आखिरकार उसने सब मतहत के दिल जीत लिए, तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। 4 MCQs, इफ अ वुल्फ रिफ्यूजेस टू हेल्प इट्स पैक हंट, कि अगर उसने मदद करने से इनकार कर दिया, इट बिकम्स एन आउटकास्ट, आउटकास्ट को अंडरलाइन किया है, एंड मस्ट गो ऑन अलोन, और उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, के अंडरलाइन वर्ड का क्या मीनिंग है। आउटकास्ट का उर्दू में मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फिर ही उसके सिनोनिम्स इंग्लिश में भी समझ आ सकते हैं। तो इसका उर्दू में मीनिंग होता है जिला वतन कर देना, तो इसका करेक्ट आंसर है पराया। पराया का मतलब भी इंग्लिश में उर्दू में होता है कि यानी कि आउटकास्ट कर देना, जिला वतन यानी एक वतन से निकाल देना, एक जगह से दूसरी जगह रिजेक्ट कर देना सोसाइटी की तरफ से। तो दैट इज द ए ऑप्शन, इट इज करेक्ट आंसर। 5 is the third person omniscience point of view is the most objective and trustworthy, because के जो तीसरा बंदा होता है वो क्या होता है, वो सारी डिटेल जो होती है उसके बारे में जानता होता है, तो वो क्या है, बिकॉज। तो ए ऑप्शन इज एन ऑल नोइंग नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी। तो यहाँ पे देखें ओमनिसेंस जो वर्ड है, ओमनिस्टिक वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि तमाम दुनिया या तमाम आलम की इंफॉर्मेशन रखना। तो ए ऑप्शन एन ऑल नोइंग नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी, कि वो सब जानता होता है कि जो स्टोरी बता जा रही होती है। बी इज द नरेटर कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड, ये नहीं हो सकता। एंड द करेक्टर अपीयर फैमिलियर, वो जानता होता है, बट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 MCQs, एज द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, जैसे ही डॉक्टर ने मरीज को चेक किया, एंड इट्स हिज रिपोर्ट्स, और उसकी रिपोर्ट्स, साइन ऑफ वरी अपीयर्ड ऑन हिज फेस, के परेशानी के जो साइंस हैं उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर, इन्फर का मतलब होता है अंदाज़ा करना, दैट द पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली कि शायद हो सकता है। तो अगर उसके चेहरे पे परेशानी के तासुरात हैं तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो गोइंग टू डाई, इसका मतलब क्या कि पेशेंट मरने वाला है। बी इज हैज सम सीरियस प्रॉब्लम, कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। नीड्स एम्पुटेशन, यानी कि उसे कुछ सर्जरी की ज़रूरत है। विल टेक ईयर्स टू रिकवर, तो उसे कुछ टाइम लगेगा, नहीं, बल्कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट हैज़ सम सीरियस प्रॉब्लम। अगर उसके चेहरे पे परेशानी के तासुरात हैं तो इट मीन कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इट डजेंट मीन कि ही इज़ गोइंग टू डाई, बिकॉज अगर ऐसी बात है तो वो ये कह देगा कि सॉरी, आप इसे घर में लेके जा सकते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहेगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 is the bridal carriage was decorated from stem to stern. The underlined idiomatic expression means कि ये जो idiom यूज होया हुआ है from stem to stern, इसका मतलब क्या है। तो हमें idioms आते होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि डेकोरेटेड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी कि सामने से लेके पीछे तक एक कोई भी जो उसकी वो दुल्हन के लिए तैयार की जाती है गाड़ी या ऐसी मतलब जो भी बगी टाइप होती है शादियों में इस्तेमाल होती है, तो ये इडियम है। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ये करेक्ट है। और बी है फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक, ये नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि फ्रॉम द बैक, फ्रंट यानी कि सिर्फ सामने वाला एरिया डेकोरेट करना, एंड फ्रॉम द बैक और सिर्फ पीछे वाला, ऐसा नहीं है। थर्ड इज विद शार्प एंड शाइनी कलर, यानी कलर से डेकोरेट करना, कलर कर देना, ये भी नहीं है इसका मीनिंग। और इन अ वेरी सिंपल बट इम्प्रेसिव वे, कि सिंपल वे में डेकोरेट करना लेकिन बहुत ही मुतासर करने वाला मतलब डेकोरेशन हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये होता है कि फुल गाड़ी को या बग्गी को फुल आगे पीछे ऊपर से जो है डेकोरेट करना, तो फिर फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न इडियम का मीनिंग जो है वो फुलफिल होता है। 8 ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सेम्प्लीफाइज द यूज ऑफ ऑक्सोरिमोन, यानी कि ऑक्सोरिमोन्स की कौन सी टर्म्स है जो यूज हो सकती है। तो सबसे पहले ऑक्सोरिमोन्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ये क्या है कि पोएटिक लैंग्वेज में ये कंबाइन करता है कॉन्ट्राडिक्टरी विद अपोजिंग मीनिंग, यानी कि जैसे ओल्ड न्यूज, डिफिनिंग साइलेंस,
जैसे कि इसके यह कि तकरीर की किसी एक शक्ल जो मुतज़ाद अल्फाज को मुखालिफ मायने के साथ जोड़ती हो, यानी मुतज़ाद अल्फाज हो उसको उसके अपोजिट मायने के साथ जोड़ती हो। जैसे कि मैंने आगे एग्जांपल इंग्लिश में दी, ओल्ड न्यूज़ यानी कि पुरानी खबर, तो इसे जो है वो ऑक्सोरिमोन कहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर देखें वो डी है, लेकिन हम फर्स्ट थ्री पढ़ेंगे ऑप्शन। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम नॉट टू टच माई स्टफ, कि मैंने तुम्हें टाइम बता चुका हूँ कि टच ना करो। जैन्स फेथ इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ रॉक, कि उसका ईमान इतना मजबूत है कि जितना कि पत्थर। द माउंटेन्स सिंग टूगेदर, पहाड़ इकट्ठे होकर गाते हैं। तो ये इसके ऑप्शन में नहीं आ रहे, बल्कि यह गुड नाइट यानी कि शब बखैर। पार्चिंग इज सच अ स्वीट सारो, की जुदाई एक बहुत ही मीठा दुख है। तो ये हमने तंजन जो वर्ड यूज किए हैं, यानी कि ऐसा है नहीं, सारो जो होते हैं वो जुदाई जो होती है वो एक स्वीट सारो नहीं होता, बहुत ही गहराई वाला होता है। लेकिन आपका ये जो ऑक्समोरिमोन्स का मीनिंग जो क्लियर हो रहा है वो यही है। इफ आई वर यू, कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता। आई के साथ वाज आता है, लेकिन आई के साथ वर तब होता है जब हम इम्पॉसिबिलिटी यूज करते हैं, कि अगर मैं आप होता या मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा दूसरी जगह बन सकता है। इसी वजह से आई के साथ वर यूज हुआ है। आई वुड नॉट डिसरिस्पेक्ट माई टीचर जस्ट फॉर आस्किंग मी टू री राइट द असाइनमेंट, के टीचर के दोबारा असाइनमेंट लिखने पर मैं इतनी उनकी मतलब जो है वो डिसरिस्पेक्ट शो ना करवाता। तो द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है? आई एम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, कि मैं बहुत ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। टीचर आर मोर रिस्पेक्टेबल देन योर्स, कि मेरे जो टीचर्स हैं वो तुम्हारे टीचर से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। तो ऐसा नहीं हो सकता, सारे टीचर्स ही जो है वो रिस्पेक्टफुल होते हैं। थर्ड इज टीचर्स शुड डिमांड रिस्पेक्ट, टीचर्स की डिमांड होती है कि वो उनकी रिस्पेक्ट की जाए। ऐसा नहीं है, टीचर की रिस्पेक्ट की जाए या ना की जाए वो फिर भी टीचर्स ही होते हैं। एंड आई एडवाइज यू नॉट टू बी डिसरिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, तो ये जो सारी लाइन उसने ऊपर कही थी कि इफ आई वर यू आई वुड नॉट डिसरिस्पेक्ट माई टीचर जस्ट फॉर आस्किंग मी टू री राइट द असाइनमेंट। इस सारी डिटेल का मीनिंग ये था कि वो नसीहत कर रही थी कि तुम्हें टीचर्स के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ बात करनी चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल शो नहीं करनी चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। 10th is which one of the following sentence contain both a fact and an opinion, कि इन चारों सेंटेंस में से ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा बताएं कि फैक्ट भी हो और ओपिनियन भी हो। तो फर्स्ट है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, के 1947 में वो बना। एंड द कायद आजम बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो देखो वो एक फैक्ट ज़रूर है, लेकिन ओपिनियन कायद आजम बिकेम द फर्स्ट ज़रूरी नहीं था कि कायद आजम ही गवर्नर जनरल बनते। इस वजह से ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा। बीज मैंगोज आर डिलीशियस, के आम जो है वो बहुत लजीजा है, बट एप्पल्स आर नॉट, लेकिन सेब नहीं। तो ये हमारी सिर्फ ओपिनियन है, हो सकता है मैंगोज डिलीशियस ना हो सकता है एप्पल्स अच्छे ना हो। अभी तो यहाँ पे सेंटेंस में कि एप्पल्स आर नॉट गुड, तो ये भी नहीं है। आगे थर्ड इज द हॉर्स इज द एनिमल, एक जानवर है, राइडिंग सवारी करने वाला जानवर, ये फैक्ट है, हॉर्स पे सवारी की जा सकती है। विच इज़ एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, के बहुत ही पुरजोश तजर्बा होता है, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इस्लाम इज वन ऑफ द इब्राहिमिक रिलीजियन एंड सो इज क्रिश्चियनिटी, के वो जो इस्लाम जो है वो एक हज़रत इब्राहीम का मज़हब है और दूसरे जो है वो क्रिश्चियनिटी के, तो ये एक हकीकत नहीं है। इस्लाम ज़रूर इब्राहिमिक रिलीजियन है लेकिन क्रिश्चियनिटीज़ नहीं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 11 is laws were quickly passed so that the child abuse could be checked, के कावानीन को फौरी तौर पर मंजूर किया गया ताकि बच्चों के साथ बदसलूकी को रोका जा सके। वो कह रहे हैं द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, के अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो क्या है, तो इसमें ये एडवर्बियल क्लॉज है। एडवर्बियल क्लॉज ये क्यों है? एडवर्बियल क्लॉज के सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और ये फंक्शन एज अ एडवर्ब करता है। वर्ब क्या होता है कि कोई काम करना, और एडवर्ब की क्वालिटी ऑफ वर्ब इज नोन एज एडवर्ब, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। नाउन क्लॉज जो होता है वो इस वजह से ये नहीं है कि क्योंकि नाउन क्लॉज फंक्शन एज अ नाउन करता है और इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इसी तरह एडजेक्टिवल जो क्लॉज होती है उसमें किसी नाउन की क्वालिटी को मजीद डिस्कस किया जाता है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज जो है इट इज़ करेक्ट ऑप्शन।
12th is Jupiter is dash the solar system. Which one of the following preposition will be correct in the blank? तो correctly जो है वो in है. Jupiter is इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम के उसके गिर्द उसके सर्कल के अंदर ही सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्विंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे ए ऑप्शन इन इज द करेक्ट ऑप्शन. 13 MCQs. आई हैव गिवन अप द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड, कि मैंने ऊंची आवाज में पढ़ने की जो आदत थी मुझे वो मैंने तर्क कर दी है. गिवन अप यानी कि तर्क कर दिए. द अंडरलाइन पार्ट इज एन फ्रेज. वो कौन सा फ्रेज है? दिस इज जेरेंड. जेरेंड क्या होता है कि जिसमें लुक लाइक अ वर्ब, यानी कि वर्ब की तरह उसका वो हमें दिखाई देता है, लेकिन ये एक्ट लाइक अ नाउन करता है. जैसे कि स्विमिंग, स्विम, ये लुक लाइक स्विम, तैरना, काम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ING है तो दिस इज जेरेंड. इसी तरह ये रीडिंग अलाउड, रीड पढ़ना यानी कि काम की तरह शो हो रहा है, लेकिन रीडिंग अलाउड यानी कि ये हमें एज अ नाउन जो है फंक्शन बता रहा है. तो दिस इज जेरेंड. 14 इज किरण's बिलीव. किरण का यकीन है दैट शी वुड सक्सीड वन डे चीयर हर अप, कि वो एक दिन कामयाब हो जाएगी. द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नाउन फ्रेज. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज. तो ये दोनों सेम ऑप्शन आए हुए हैं. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज इस वजह से है क्योंकि नाउन फ्रेज पीछे किरण's बिलीव, किरण का यकीन है. आगे जो बात हो रही है दैट शी वुड सक्सीड वन डे, तो दैट शी वुड सक्सीड वन डे, ये सारी डिटेल इस किरण के बारे में है. तो किरण इज व्हाट? नाउन. तो जो आगे इसकी सारी डिटेल है दैट इज कॉल्ड फ्रेज. तो फर्स्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट नाउन फ्रेज. 15 वन ऑफ एन ऑक्स डैश व्हाट विल कम नेक्स्ट, के उसने कहा कि उसके बाद कौन आएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन विल बेस्ट फिल इन द ब्लैंक. तो ये वन सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ. हमने सब्जेक्ट को देखना होता है. ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एग्जांपल आई हुई है, और आपको पता है कि ही का हिम सेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है. तो यहाँ पे वन है, वन ऑफ एन ऑक्स. तो यहाँ पे वन यानी कि वन सेल्फ. A is the correct option. 16 they asked him, उन्होंने उससे कहा how he got injured. उन्होंने उससे पूछा. they asked him, उन्होंने उससे पूछा. him से पता चला कि कोई मेल है और सिंगुलर है. how he got injured, कि वो जख्मी कैसे हुआ. but he refused to answer, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया. this is an dash sentence, तो this is compound sentence. क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना. उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया. सिंपल सेंटेंस, जस्ट कोई भी सेंटेंस, he reads book, शी प्लेज क्रिकेट, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है. कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कोई भी स्टार्टिंग में ऑल दो अनलेस ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कोई सिचुएशन बताई हुई हो और ऑल दो बट अनलेस भी यूज होया हुआ हो, और दूसरा उसमें दो सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड्स का मतलब भी ये होता है कि दो सेंटेंस की कॉम्बिनेशन हुई हो. तो यहाँ पे दे आस्क्ड हिम हाउ, तो यहां तक दे आस्क्ड हिम, यहां तक है एक सेंटेंस. एंड हाउ ही गॉट इंजर्ड, ये इसमें सिचुएशनल चीज है एज अ कम्प्लेक्स. और बट ही रिफ्यूज टू आंसर, ये कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस ये कंप्लीट बनता है. 17 फातिमा वांटेड टू ओवरकम हर फियर. फातिमा अपना जो डर है उस पर काबू पाना चाहती है. द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है. डैश मनी आई हैव विल सफिस फॉर माई प्रेजेंट नीड्स, के मैं गिफ्ट लेने के लिए इस पैसे को खर्च करूंगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली फिल द ब्लैंक्स. तो द लिटिल इज, ये द लिटिल मनी आई हैव विल सफिस फॉर माई प्रेजेंट नीड्स, कि मैं थोड़ा से पैसे जो हैं वो अपने गिफ्ट लेने में सर्व करूंगी. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड. कंडीशनल स्ट्रक्चर में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. तो हैड ही बीन वाइज ही वुड नॉट हैव डन सच फुलिश थिंग्स, के वो इतना अक्लमंद नहीं है, वो इतना अक्लमंद नहीं है. ही वुड नॉट हैव डन सच फुलिश थिंक, कि वो इतना अक्लमंद है कि वो इतनी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा. यहाँ पे देखें कॉमा यहाँ पे है. हैड ही बीन विनिश वाइस
ही वुड नॉट डू सच फुलिश थिंग। वर ही वाइज, वर है और आगे ही है तो ही के साथ वर नहीं वाज यूज होता है, ये यहां से गलत हो गया। आगे वाज ही वाइज, ही वुड नॉट हैव डन। अब ही वुड है तो साथ डन थर्ड फॉर्म नहीं लगती, वो हैव के साथ डन लगी है, सच फुलिश थिंग। तो ये करेक्ट दोनों में से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में वाज यूज है तो दूसरे में उसका हैव डन यूज होया हुआ है। तो इस लास्ट में देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होया हुआ है और उसके फर्स्ट पार्ट में वाज ही यूज होया हुआ है, ये पास्ट का है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब फर्स्ट को देखें, हैड ही बीन वाइज ही वुड नॉट डन सच फुलिश थिंग। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। I consider Munib my best friend. The verb used in the sentence is monotransitive, detransitive, transitive और intransitive. तो correct option है transitive. Why? Because monotransitive जो होता है वो होता है जिसमें one verb और one direct subject object यूज होया हुआ हो। डायरेक्ट ट्रांजिटिव में डी यानी कि इसे डाई भी कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव में बोथ डायरेक्ट सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, यानी कि बोथ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और एक इनडायरेक्ट, जैसे कि शी लाइक्स हर शूज, तो वहां पे शी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर शूज मीन के हर, यानी कि हर भी तो शी की बात हो रही है ना, तो हर इज इनडायरेक्ट। तो ट्रांजिटिव सेंटेंस जो है वो ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। आई कंसिडर मुनीब माय बेस्ट फ्रेंड, जिसका एक्टिव पैसिव भी नहीं बन सकता, तो दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एमसीक्यूज अच्छे से सुने होंगे और समझे होंगे। मजीद अगर कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। खुदा हाफिज़।